गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम काफ़ी खास है। दार्जिलिंग और नई दिल्ली दोनों के बीच में कनेक्शन करता हुआ आज का यह डिबेट प्रोफेसर मोनीश तामांग जी नई दिल्ली से, भारतीय गोरखा परिसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बहुत ही अलग अलग विभिन्न फेडरेशन हो जाए, अलग अलग समितियों में लगातार सक्रिय समाज सेवी गोरखा समाज से साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दार्जिलिंग से गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के दार्जिलिंग ब्रांच कमेटी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड। देखिए, दो अलग अलग जगह और मैं अलग जगह बैठा हूं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दार्जिलिंग के अजय एडवर्ड जी से नेपाली भाषा में बात की जाए ताकि उनको सहूलियत हो, ताकि उनके आसपास के लोग या उनको हिंदी बोलने में अगर कठिनाइयाँ होती है तो उस तरह की कोई दुविधा न हो। और साथ ही साथ हमारे फनकार और ऑलराउंडर मुनीश जी दयालु प्रवृत्ति के और काफ़ी बड़े एकेडमिक, उनसे हम हिंदी में भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेंगे। अजय जी, सबभन्दा पहिला हजुरलाई स्वागत छ वीर गोर्खा वेब टिभीमा। सर, सबभन्दा पहिला यो प्रश्न छ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको एउटा हेल्पलाइन छ र हजुरको तर्फबाट एउटा फैसला जस्तो गयो कि हामीहरूले मिलेर पहाडको जुन जुन मान्छेहरू बाहिर फँसेको छ लकडाउनको अवधिमा उनीहरूलाई हामीहरूले अलिअलि हेल्प गर्ने हो। के कस्तो हजुरको तर्फदेखि सोच हो, अलिकति जनताको माझ पुगोस्, अलिकति आफ्नो तर्फदेखि वक्तव्य दिनुहोस्। हामी मनिष सरसँग अहिले मात्र होइन, हामीले अगाडि पनि धेरैचोटि हामीले हाम्रो पार्टीद्वारा अपडेट गरेको छ। अनि पोलिटिकल नगरेर कतिवटा सामाजिक कार्यहरू यो पालिको एरियामा दार्जिलिङ क्षेत्रमा त म स्वयं आफै मोर देन 70 गार्डनहरू गइसकेको छु। अनि गार्डन तिर जाँदाखेरि उहाँहरूले हाम्रो जे सक्छौँ हामीले गर्दैछौँ होइन। अनि अहिले यो क्षेत्र यो टाइम फोन कल आयो, इन्डियाभरि हाम्रो मान्छेहरू अटेको छ जो चाहिँ काम गर्नु गएको थियो होइन, दुबईतिर जाने प्रोसेस होइन, उहाँहरू दिल्लीमा काम खोज्नु गएको थियो कतिजना, कोहीहरू एउटा स्मल मिडियम एन्टरप्राइजहरूमा, पार्लरहरूमा होइन, रेस्टुरेन्ट्सहरूमा उहाँहरूले काम गरिरहेको थियो। अब ठुल्ठुलो कम्पनी कल सेन्टरहरूमा त उहाँको कम्पनीहरूले गर्दैछ। त्यो बिजनेसमा उहाँ नो वर्क नो पे जस्तो भइरहेको। अनि पुरा द्वार माग्दै थियो, फोन कल रेगुलर आउँदै थियो हामी बाहिर जाँदाखेरि। सो बस्ती हामीले मोटामोटी कभर गरिसकेर कतिवटा जग्गा फेरि जानेछौँ लोकली। तर हामीले एउटा इनिसिएटिभ चाहिँ किन भागोपसँग उठाएको भन्दाखेरि चाहिँ भागोप एउटा नेसनल प्रेजेन्स छ होइन। उहाँहरूको हरेक इन्डियामा उहाँहरूको माने उहाँहरूको कार्यकर्ताहरू छ, उहाँहरूको लिडर्स गरेर बसेदेखि लिएर दिल्लीदेखि लिएर बेङ्गलोर। सो वी फाउन्ड दैट दिस इज अपर्च्युनिटी टु कोलाबोरेट। सो भागोपको जुन चाहिँ दुईवटा हेल्पलाइन छ, उहाँहरूबाट त्यो मान्छेहरूले फोन गरेर उहाँहरूले स्क्रिप्ट गरेर हामीलाई ब्याङ्क पठाउँदैछ। यो ब्याङ्क अकाउन्ट्समा हामीले ज्यादा त होइन, किनभने हाम्रो पार्टी त्यस्तो खास माने कुनै सरकार छैन, तर यो हाम्रो एउटा पर्सनल एउटा यति बेला हाम्रो जातिलाई परिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले यो अलिकति 700 रुपिस पर हेड गरेर हामी हिजो नै हामीले झन्डै 100 जनालाई त पठाइसकेको छौँ। अनि आज पनि कतिवटा छ आउँदैछ। वी आर गोइङ टू हेल्प एज मच। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से मुनीश तामांग जी। मुनीश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैन इंडिया गोरखा समाज रहता है, दार्जिलिंग की तरफ से गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अजय एडवर्ड जी ने बोल दिया है कि हम मदद करेंगे आपके माध्यम से। साथ ही साथ देश भर के बहुत अलग अलग राज्यों में, असम से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से लोग फंसे हुए हैं। भारतीय गोरखा परिसंघ का हेल्पलाइन कैसे काम करता है, इसकी जानकारी दीजिए। ये जब लॉकडाउन शुरू हुई थी तो उस समय कुछ हमारे पास कॉल आने शुरू हुए कि लॉकडाउन के कारण कई लोग अपनी अपनी जगहों में फंस गए थे। और जैसे एडवर्ड भाई ने बताया, खास हमारे जो भाई बहन जो छोटे मोटे काम करते थे, जिनका काम बंद होने के साथ साथ तनख्वाह मिलना भी बंद हो गया और उनके पास बड़ी संकट हुई, खाने पीने की, उनकी किराए की और अन्य संकट उनके पास हुए।
तो ऐसे विभिन्न जगहों से हमें कॉल आने शुरू हुए और अपने 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 तक से सहायता करना अगर हमें ये एहसास हुआ कि हमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना बहुत जरूरी है जिससे कि लोग इस हेल्पलाइन में कॉल करें और हम उनकी सहायता कर सकें। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये था। भागो अब आर्थिक रीति से बहुत समृद्ध संस्था तो है नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा धन है नहीं, मगर हमारी प्रयास ये था कि हमारा जो नेशनल नेटवर्क है उसको हम प्रयोग करेंगे और जब हमारे पास कोई कॉल आएगा तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वहां पर हमारा जो लोकल यूनिट है वो हम वो नंबर दे तो किसी का डिटेल्स दे दें, उनको सहायता करें। अगर लोकल यूनिट नहीं है तो दूसरे कोई संस्था होंगे वहां पर या कोई इंडिविजुअल होंगे, उनसे हम जोड़ दें, और या नहीं तो किसी सरकारी सहूलियत सरकारी एजेंसी के साथ जोड़ दें, और अगर कुछ हो तो अंत में कुछ छोटा सा राशि देकर हम उनको सहायता कर सकें। वैसे जितना है उससे हम सहायता कर सकें। अब देखिए इसी सिलसिले में मुनीष जी, हमने विभिन्न जी मुनीष जी, थोड़ी सी रुकूंगा। जैसे आपने कहा विभिन्न संगठनों से आपकी बातचीत चल रही है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे लोग कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट भारतीय गोरखा परिसंघ के हेल्पलाइन से किस तरह के और किन लोगों को मदद पहुंचाएंगे। एक बार ये अगर भारतीय गोरखा परिसंघ की तरफ से आप यदि बताना चाहें। जहाँ तक जीएलएफ और भारतीय गोरखा परिसंघ के हेल्पलाइन का संबंध है, इसमें यह है कि क्योंकि हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं वो विभिन्न जगहों के गोरखा, कोई आसाम के लोग फंसे हुए हैं, आसाम के हमारे गोरखा भाई बहन, कोई मेघा के गोरखा भाई बहन फंसे हुए, कोई दार्जिलिंग के हैं, कोई डुवर्स के हैं, कोई अन्य जगहों के हैं। तो जीएलएफ के साथ हमारा ये समझ है कि हमारे पास जो भी कॉल आएंगे, जो दार्जिलिंग के मूलतः लोग हैं, पहाड़ के मूलतः लोग जो कहीं भी फंसे हो, तो उनका जो डिटेल्स है वो हम जीएनएलएफ के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोलैबोरेशन है, क्योंकि आज के दिन में हमें अपने अपने संगठनों से ऊपर उठकर, अपने राजनीति से ऊपर उठकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है। जिनको मैं सहायता कर सकूंगा उनके बारे में जीएनएलएफ में बताएगा, जिनको जीएनएलएफ सहायता कर पाएंगे उनके बारे में हम उनको बताएंगे। इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं के साथ भी, क्योंकि आज मिलकर कोलैबोरेट करेंगे तो हम सब तक पहुंचेंगे, अन्यथा हम सब अपने अपने सीमाओं अजयजी सिंह यो प्रश्न छ आगे बढ़ रहे हैं। अजयजी सिंह यो प्रश्न छ जीएनएलएफ पार्टी को मार्फत हजुरले काम गर्दैछ, यो हजुरको कुन अर्को संघ संस्थाको माध्यमले यो काम गर्दैछ? हामी सत्तामा दिनमा छैनौँ अनि म जीएनएलएफ को एउटा अङ्ग, एउटा म मेम्बर, एउटा सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, म एउटा ब्रान्च प्रेसिडेन्ट भएर चाहिँ यो मेरो एउटा पर्सनल मेरो बाजेको नाम पज फाउन्डेसन गरेको छ। पज फाउन्डेसनले सबैलाई हेल्प गर्दैछ, यो होइन कि मात्रै हेल्प गर्दैछ, सङ्घ संस्थालाई, मिसनरिज अफ च्यारिटीदेखि लिएर होइन, माने सङ्घ संस्था धेरै, म नाम पनि म आज सक्दिनँ। त्यो मध्येमा जीएनएलएफ पनि एउटा संस्था, पोलिटिकल वर्क आयो कि पहिला थियो हाम्रो यो पालि को युथ गाउँ सानो भिलेजमा घरमा जीएनएलएफ को, so it was a good way to get to bring the and GNL, I am a part of the branch president, so branches, we've got branches like सबको देखिए स्पेशल काम गर्छ। हाम्रो ड्राइभर्स अर्गनाइजेसन छ, ड्राइभर्सहरूले आजको दिन हाम्रो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ फ्रन्टलाइन वर्कको जुन चाहिँ ट्रक ड्राइभर उहाँहरू काम गरिरहेको छ, ज्यादा घर घरमा पुऱ्याइरहेको छ, तर उहाँहरूलाई एटलिस्ट ग्लभ्स, masks, little lunch packets, so उहाँहरूले पनि गर्दैछ। सो जीएनएलएफ को यो जुन चाहिँ नेटवर्क होइन, सोसियल
मा चलाउँदाखेरि एकदमै एकदमै सक्सेसफुल हुँदो रहेछ, एकदमै फार रिचिङ। So this is a collaboration with GNLF and my personal organization. यसको बाहेक अरू अजयजी हजुरलाई कुनै प्रकारको दानकर्ता भइगयो र हजुरको सहयोग गर्ने केही संस्थाहरू अगाडि आएको छ? त्यही त अब हेर्नु, अब अनलिमिटेड त छैन, अनलिमिटेड तर तपाईँले हेल्प गर्नु भन्दाखेरि रुपियाँ मात्र इम्पोर्टेन्ट, सबसे इम्पोर्टेन्ट गर्नु हाल्दा त्यति बेला भगवान्ले पनि पाइदिँदो रहेछ क्या, होइन? अनि जब हामीले यो अनाउन्स गर्यो अवेरनेस उहाँहरू अवेर गर्ने, कतिवटा रेजिस्ट्रेसन छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट जिटिए को फर्काउनुको लागि, त्यो यसको साथसाथै जसको चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ हामीले रुपियाँको लागि उहाँ ट्रान्सफर गर्छ। ल ल अब ल ल अजय जी हजुरले काफ़ी भन्यो। अब लामो समयदेखि मुनिश तामाङ जी बैठे हैं। मुनिश जी देखिए, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट चूंकि राजनीतिक पार्टी है और आप एक गैर राजनीतिक पार्टी है, दोनों के बीच मानवीयता वाले रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको लगता है कि आप कितने लोगों तक मदद पहुंचा पाएंगे? आपके पास क्या तैयारी है? हेल्पलाइन ने क्या तैयारी की अभी तक? अब हेल्पलाइन के मार्फत हम कई लोग को इस समय हेल्प पहुंचा चुके हैं, कई 100 को हम हेल्प पहुंचा चुके हैं। और अभी तक हमारे पास लगातार कॉल आते रहते हैं। हमारे हेल्पलाइन में सुबह से लेकर कॉल आते हैं, यही भारत से ही नहीं, कई बार तो विदेश से भी कॉल आने लग जाते हैं कि हम यहाँ विदेश में फंसे हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एक राजनीतिक, गैर राजनीतिक, एनजीओ, सरकारी जितने यंत्र हैं, उन सभी के साथ तालमेल में एक कोलैबोरेटिव प्रकार से हम काम करें। मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले बिहार से कुछ आसाम के गोरखा वहां फंसे हुए थे और वो पैदल निकल पड़े आसाम के लिए। तो ऑब्वियसली वो तो बहुत एक कष्ट की बात है। तो हमने उनको आसाम केयर्स, जो आसाम गवर्नमेंट का एक इकाई है, उसके साथ हमने जोड़ा और उनको वहां से सहूलियत मिली। तो इसी प्रकार से हम विभिन्न सरकारी संस्था, सामाजिक संगठन, इन सब के साथ मिलकर हम चाहते कि नेटवर्क शेयरिंग हम करें। यही मेरा आह्वान है आज के दिन में भी। शेयरिंग करें, सब जगह तक नहीं होती, मगर जहाँ जिसकी पहुंच, उस परिधियों को, सभी की पहुंच को प्रयोग करके हम एक तैयार करें जिससे हमारे प्रत्येक भाई बहन सहायता प्राप्त कर सकें। अच्छा, जिस तरह से काफ़ी संघ संस्थाएं भी मदद कर रही है, अलग अलग विभिन्न बड़े संस्थाओं की, तो भारतीय गोरखा परिसंघ को भी इस तरह के लोगों का मदद मिल रहा है, या आप आह्वान करना चाहेंगे कि इस तरह की सहायता और लोगों को मिलके आप तक पहुंचानी चाहिए? एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा छतरी हो आप, इसलिए नहीं, कई संस्थाओं के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे जेएनएलएफ के साथ अभी हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार से अन्य दिल्ली में भी कई सारे संगठन हैं, उनमें हमारे लोग संलग्न हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। आसाम के विभिन्न संगठनों के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे कोई आसाम का भाई अगर बाहर फंसा हुआ, बहन बाहर फंसी हो, तो हम आसाम के जो संगठन है उनको हम जोड़ देते हैं, वो जो सहायता पहुंचाते हैं। तो एक ही सबको मदद तो नहीं कर पाएगी आर्थिक प्रकार से। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो स्ट्रेंथ है भारतीय गोरखा परिसंघ का, वो हमारा नेटवर्क है। हमारे उस नेटवर्क के माध्यम से जितने लोगों को हम सहायता पहुंचा सके उतना हम प्रयास करेंगे। हम आह्वान ही नहीं, बीते समय में काम करते भी आए, मगर मेरा आह्वान अभी भी यही है कि हम सब मिलकर एक नेटवर्क के मार्फत हम काम करें, नेटवर्क के माफिक हम काम करें, तो हम सब मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। ल फिर अजय ज्यूलाई सीधा दार्जिलिङ देखि हामीसँग जुडेको छ। अजय ज्यू, हेर्नुहोस्, पहाडमा अहिलेसम्म हजुर कहीँ न कहीँ सहयोगी पार्टीको रूपमा छ, हजुरको सांसद छ, हजुरको विधायक पनि दार्जिलिङदेखि छ। अहिलेसम्म सांसद त टाढो भयो, तर विधायक ज्यू अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा उति सक्रिय देखेको छैन। के पार्टीको कार्यकर्ताहरूले ऊ कमीलाई पुरा गर्नु सक्छ, या भविष्यमा अगाडि हजुरको जो विधायक छ ऊ क्षेत्रमा भ्रमण गरेर पार्टी जीएनएलएफ मजबुत गर्नेको लागि, कार्डरलाई मजबुत गर्नेको लागि अगाडि आउने हो?
आफ्नो अहिले उहाँलाई सरकारले त्यस्तो खालको फन्ड्स त होइन, त्यो 4 वर्ष आर्थिक बसोबासो गर्ने सिलगढी एरिया हो, तर उहाँले पनि सिलगढी एरिया मात्रै होइन, यहाँ and people want भनौँ न, तर अब आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै उहाँ आएको छैन। एउटा उहाँको एउटा आफ्नो तरिका, तर अब ल अजय जी अलिकति हजुरले रोक्नु पर्ला, अलिकति आवाज काफी धेरै एरर भएको छ। यदि म जबसम्म मुनिसजीसँग कुरा गर्छु, यदि हजुरको पास हेडफोन होला त अलिकति मलाई लाग्छ मुनिसजीले हेडफोन युज गर्दैछ, उनको आवाज बडा राम्रो आउँदैछ। ओके मुनीष जी देखिए, अजय एडवर्ड जी तो अद्भुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से लोग मेरे को कह रहे हैं, जिस तरह से फीडबैक आ रहा है कि पहाड़ में अगर कोई चेहरा काम कर रहा है तो अजय एडवर्ड के रूप में लगातार मैदान में जाके रोजाना एक गाड़ी उन्होंने ले ली है, गाड़ी के पीछे रख के खाद्यान्न आपूर्ति कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक नेता को राजनीति से ऊपर उठ के यदि अगर वो मानवीय पहलुओं को देखे तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और आज का समय जिस प्रकार का चुनौती हमें सामने लेकर आई है, ये समय किसी राजनीति में फंसने का या राजनीतिक जो लिमिटेशन है उसे में अपने आप को बांधने का समय नहीं है। आज का समय संकट का समय है। आज के समय एक मानवीय दृष्टिकोण रखकर अपने अपने राजनीतिक सीमाओं को भूलकर, अपने अपने क्षेत्रों को भूलकर आगे उठने का समय। और इस प्रकार से अजय जी काम बड़ा ही सराहनीय काम कर रहे हैं, और अजय एडवर्ड जी के इस सारे काम को हम देख के आते हैं और हम बहुत सराहना करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आगे बढ़कर भारतीय गोरखा परिसंघ को सहयोग करने का, और भारतीय गोरखा परिसंघ नेटवर्क से जितने लोग दार्जिलिंग क्षेत्र के संकट में पाए जाएंगे उन सभी को सहायता करने का उन्होंने जो ठाना है, उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए अजय जी फिर से लाइन में हैं हमारे साथ। अजय जी, हेर्नुहोस्, मानवीय ग्राउन्डमा एज अ ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा हामी उनले थुप्रै टी गार्डनमा मद्दत गरेको छ, तर हजुरलाई अहिले पनि लाग्छ कि सरकारी जो शासकीय एउटा मद्दत हुन्छ अहिलेसम्म पुगेको छैन? मात्र एनजिओ र मात्र हजुरहरूले अगाडि आएर कि समाजलाई आफ्नो माझ बसेको मानिसहरूको लागि राम्रो काम गर्ने सरकारी मद्दत अहिलेसम्म राम्रोसित पुगेको छ कि छैन पहाडमा? यसमा कतिवटा क्षेत्रमा होइन जुन चाहिँ रासन पानी छ त्यो हामी खुसी छौँ रासन पानीसँग योपालि, किनभने एटलिस्ट हामीले रुरल एरियामा हेर्दाखेरि होइन तपाईँको सबैजनाले एटलिस्ट योपालि झन् 11 किलो राइस पायो, 5 किलो आटा पायो। सो त्यो हेर्दाखेरि अब सेन्ट्रलले पनि पठायो भन्छ, स्टेटले पनि पठायो भन्छ होइन, तर जे चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा आज आएको छ, म जहाँ जहाँ घुमेँ होइन एकदमै राम्रो काम गरेको छ। बिकज एटलिस्ट फुड ग्रेन छ भने आर पिपल विल नट स्टार्भ होइन। स्पेसली कमान बस्तीमा त साग सब्जी हरियो परियो त पाउँछ। सो उहाँहरूले चामल र आटा पाउने बित्तिकै पिपलको एटलिस्ट माने स्टार्भेसन चाहिँ हुँदैन, अनि राम्रो काम गरेको छ। कतिवटा क्षेत्रमा अब पिपी सुज फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई अलिकति ढिलो पुग्यो, त्यो सबै छ। तर यो टाइममा सरकार पनि आफ्नो बाध्यताहरू छ, आफ्नो रिसोर्सेस छ होइन। इन्डिया जस्तो एउटा ठुलो देशमा वेस्ट बेङ्गल त झन् अझै डेटमा फसेको छ। यति बेला म पोलिटिक्स जानु इच्छा पनि लाग्दैन, जानु पनि हुँदैन। तर गभर्मेन्टले बोथ सेन्टर एन्ड स्टेटले दे आर डुइङ द बेस्ट दे क्यान। They are not sitting down inside their homes. The Chief Minister of West Bengal is also doing a good job. Prime Minister is doing a good job. Everyone's doing a good job. So कमी त हुन्छ नि, जस्तै हामीले सबै ठाउँ त जानु भ्याएको छैन। जति एउटा जानु हामी भ्याएन त्यहाँ त मान्छेले मन दुखाउँछ नि त। But we are trying our best.
होइन। सो यो पालि यो टाइममा सबैजना संस्था, गभर्मेन्ट, पुलिस सबैजनाले आफ्नो आफ्नो यो रिस्पोन्सिबिलिटी अगाडि बढेर, जिटिए पनि यहाँ हाम्रो लोकल बडी जिटिए छ, इलेक्टेड मेम्बर्सहरू होइन, त्यो जिटिए को हामी पोलिटिकली अगेन्स्टमा छौँ जिटिए को, होइन। तर यति बेला जिटिएले पनि राम्रै काम गर्दैछ। चेयरम्यान अनित थापा इज अल्सो डुइङ अ गुड जब। आई फिल एभ्रीवान इज डुइङ अ गुड जब। कमी त हुन्छ नि, तर यति बेला कमीको विषयमा कुरा गऱ्यो भने इट बिकम्स पोलिटिकल, एन्ड राइट नाउ वी डोन्ट वान्ट इट टु बी पोलिटिकल। यो महामारी चाहिँ टोल्नु पर्यो। तर फेरि पनि हेर्नुहोस्, यो प्रश्न त आउँछ कि के यस्तो क्षेत्र छ जसमा हामीले राम्रो काम गर्नु सक्छ हाम्रो जनताको निम्ति, उहाँहरूलाई धेरै रमाइलो भएर उनको जीवनमा उत्साहको सञ्चार हो, यो पनि हेर्नुपर्छ नि। मात्र खाना दिएर हुँदैन। 40-45 दिनदेखि लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै नै जनता बसेको छ। उहाँको लागि हजुरले यस्तो बुस्टिङको लागि काम गर्दैछ या जो कमी छ उसलाई दूर गर्नुपर्छ? मुनिश दाजु, यु रेस्पोन्ड or I should respond? यो अजय जी, नेपाली भाषा हजुरको लागि हो। ओके, सरी, I'm getting confused के। सो होइन, कमी त हुन्छ नि त। कमी त हामीले अगाडि ल्याउँदैछौँ। एउटा कमी के हो भन्दाखेरि, होइन, 21 दिनको लकडाउन हुँदाखेरि, होइन, गभर्मेन्टले, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट एज वेल एज सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भनेको थियो स्पष्ट कि यो लकडाउन पिरियडमा इम्प्लोयर्सले इम्प्लोइजको स्यालेरी दिनु, यो टाइममा इम्प्लोइजलाई टर्मिनेट नगर्नु भनेर भनेको थियो। सबै क्षेत्रमा पायो, होइन। आई अल्सो रन अ कम्पनी, 240 जनाको एउटा मेरो इम्प्लोइज छ। दिस इज द सेकेन्ड मन्थ आई हेभ पेड फुल स्यालेरिज। कुरा बुझ्नु भएन? तर होइन, टिचरले पायो, सबैले, ब्याङ्कले पायो, सबैले पायो। तर कमजोर भएको जुन चाहिँ आर्थिक अवस्थामा हाम्रो सोसाइटीमा सबसे कमजोर भएको चाहिँ आर्थिक अवस्थामा टी गार्डन वर्कर्स हो। अनि टी गार्डन वर्कर्सले चाहिँ यो पालि न्याय पाएन, बिकज 21 दिनमा कतिवटा कम्पनीले अलिअलि दियो, कति कम्पनीले 1 रुपियाँ पनि दिएन। अनि जब टी गार्डन खोल्नु पर्यो, उहाँहरू बाध्यता, घरमा एकपट्टि कोरोनाको डर छ, एकपट्टि के को डर छ, आर्थिक अवस्था, नानीहरूलाई खाना नदिनु सक्ने अवस्था, बाध्यता भएर उहाँहरू काम गर्यो। सो कमी छ। अनि यो कमीको लागि हामीले सुप्रिम कोर्टमा रिट पिटिसन पनि गरेको थियो, जुन चाहिँ रिजेक्ट भयो, होइन। सो अब कमी कमजोरी त छ। यो दुबईको कुरा पनि, होइन, हाम्रो मान्छेहरू दुबईमा फसिरहेको छ। अनि त्यहाँबाट भन्दैछ कि श्रीलङ्काबाट मान्छे लगिसक्यो, एउटा भुटान जस्तो सानो देशबाट पनि मान्छे लगिसकेको छ। तर हामी दुबई, इन्डियन्स, यत्रो महान देश, अहिलेसम्म हाम्रो मान्छे वापस ल्याएको छैन। सो कमी कमजोरी त छ। तर यति बेला त्यो कमी कमजोरीमा हामी काम गर्दैछौँ। भागवतसँग पनि we are thinking of going for knocking the doors of the Supreme Court if this हाम्रो जुन चाहिँ चिठी हामीले पठाएको छ, if हाम्रो रिप्लाई पाएन भने। but those are different things। कुरा बुझ्नु भएन? but on the whole I feel सबैजनाले, सबै संस्था, local government bodies, everyone is trying their best. This is unprecedented. There is no textbook. यो टेक्स्टबुक छैन नि, यो पहिला यस्तो हुन्छ, यसो गर्नु। We are learning as the day goes. So there will definitely be some mistakes, but everyone is trying their best. अच्छा, जिस तरह से मुनीश जी, अजय जी ने अपना एक पक्ष रखा, देखिए पहाड़ से ही नहीं, भारत में गोरखा समाज अगर देखा जाए, जिस तरह से एक तरह से श्रमिक वर्ग इनमें ज़्यादा है, अलग अलग जगह, दूरस्थ जगह इनका पलायन है लगातार, और एक तरह से वह श्रमिक के ही कैटेगरी में लगातार काम कर रहे हैं। तो इस समय देश में लॉकडाउन के बाद उनके लिए क्या मुश्किलें हो सकती है और सरकार को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? केवल गोरखा समाज नहीं, पूरे भारत में अगर देखा जाए मजदूरों की स्थिति लॉकडाउन के बाद सरकार को क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है? इस लॉकडाउन के समय में अगर सबसे बड़ा कोई शिकार हुआ है तो वो मजदूर श्रमिक वर्ग ही रहा है। एक तो सबसे पहले उनके पास उनको पैसा मिलना बंद हो गया है। उन जहाँ नौकरी करते, जहाँ काम करते थे, वो सारे सेक्टर्स बंद हो गए, और जैसे हम सब जानते हैं, काम बंद होने के साथ साथ उनको पैसा मिलना ही बंद हो गया है। दूसरी बात, वो घर लौटना चाहते हैं क्योंकि शहरों में श्रमिक फंसे हैं। ज्यादातर ये स्थिति बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बैंगलोर में, इन जगहों में श्रमिक वर्ग फंसे हुए हैं। और क्योंकि वो वहाँ अपने घर से दूर है, उनके पास और कोई फॉल बैक नहीं है। पैसा जैसे मिलना बंद हो गया, उनके पास 200-400 रुपये भी नहीं है। अगला खाना, अगला भोजन, अगला नाश्ता करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो अपने घर में होते, अपने गांव में होते,
तो गांव में एक बगीचे से या खेती से या अपने पड़ोसियों से कुछ ना कुछ सहायता मिल जाता। तो इसलिए वो अपना घर लौटना चाहते हैं, मगर घर लौटने की भी ऐसे कोई प्रबंध उनके पास नहीं है। तो आज सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही लगता है, सबसे बड़ी सहायता यही होनी चाहिए कि सबसे पहले ये जो फंसे हुए शहर में उनको अपने घर लौटने का एक अच्छा प्रबंध हो। इसमें प्रबंधन तो हो रहे हैं मगर वो बहुत प्रभावशाली नहीं है। जितना लोग जाना चाहते हैं उससे बहुत एक कम प्रतिशत ही इसकी सुविधा को वो उपभोग कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए कि लोग जो अपने घरों से दूर बसे हुए हैं, बड़े मजबूर स्थितियों में हैं, उन सभी को घर लौटने का ठीक से प्रबंधन हो सके। सभी सरकार की सारी इकाइयां इसमें मिलकर काम करें, कोऑपरेट करें। इसमें किसी प्रकार का पॉलिटिक्स ना हो और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर एक राज्य और केंद्र मिलकर इसमें काम करें। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। चलिए, समय की कमी है, अंत में एक एक प्रश्न दोनों से ले लेता हूँ। पहले अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए, मुनीष जी आप एकेडमिक हैं, शिक्षा का क्षेत्र लगभग चौपट है, 2 महीने से पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं, और छात्रों में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक अंदर से एक कहते हैं ना कि एक भावना भी उत्पन्न हो रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से देश में, दार्जिलिंग में खास तौर से पहाड़ में जहाँ जहाँ गोरखाली बस्तियाँ हैं और जहाँ पे निवास करती है, वो एक तरह से एजुकेशन हब भी है इंडिया भर में, पूरे इंडिया भर में। आप देहरादून देख लो, आप हिमाचल देख लो, आप दार्जिलिंग देख लो, किस तरह की चुनौती आने वाली है शिक्षा के सेक्टर में भी? देखिए, शिक्षा के सेक्टर लगाया सारे सेक्टर में चुनौती आ गई है। अब जो है समय बदल गया है और आज के बाद जो है दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। तो जहाँ तक शिक्षा का भी सवाल है, हम जानते हैं कि शिक्षा में स्कूलों में, क्लासरूम में बच्चों को वापस लाना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इसमें बहुत समय लगेगी क्योंकि क्लासरूम में सेग्रीगेशन हो नहीं सकता, दूरियां रखी नहीं जा सकी, शारीरिक दूरी नहीं रखी जा सकी। तो अब सारे इस समय तो वर्तमान में हम अपने क्लासेस, अपने बच्चों से मुलाकात ऑनलाइन कर रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार के ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं, मगर इसके लिए हम पूरा तैयारी तो हमारी थी नहीं कभी भी, क्योंकि हम डिस्टेंस लर्निंग वाले एक यूनिवर्सिटी नहीं थे या स्कूल उस प्रकार से अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। मगर आने वाले दिनों में स्कूलों को भी, शैक्षिक संस्थानों को और इसके लगाए अन्य जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी को एक अपने आप को एक नया तरीका सोचना पड़ेगा और आने वाले समय में इसी संकट के समय में अपने आप को परिवर्तन करना होगा और एक नया संसार के लिए हम अपने आप को तैयार करना ही होगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है सबके लिए, केवल एजुकेशन सेक्टर में नहीं, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं ये मानता हूँ कि अब आने वाले दिनों में ये मास्क पहन के चलना और एक दूसरे से सावधानी से दूरी रखना, ये सब हमारे जीवन का एक आम अंग हो जाएगा और इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि संसार अब बदल गया है और जैसे पहले था शायद वैसा होगा नहीं संसार। चलिए, अजयजीसँग पनि अन्तमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुर स्वयं उद्यमी हुनुहुन्छ, एक टुरिज्म, हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा आएको सबभन्दा ठुलो अगर केही एक साधन छ र माध्यम छ त ऊ हो टुरिज्म। टुरिज्म बुरी तरह से प्रभावित छ, खास गरेर अगाडि आउनेवाला समयमा दार्जिलिङको प्रशासन, जिटिए र वहाँको स्थानीय जो उपक्रम चलाउने उद्यमीहरूलाई के सरकारको तर्फदेखि मद्दतको आवश्यकता पर्नु सक्छ र उहाँहरूले के आफ्नो बिजनेसलाई कुन दिशामा अगाडि लग्नुपर्छ, यसको बारेमा अगर हजुरले उद्यमीको रूपमा हजुरले उत्तर दिनु सक्छ त राम्रो होला। दार्जिलिङमा यो जुन चाहिँ टुरिज्म तपाईँले भन्नुभयो होइन, हाम्रो कुनै इन्डस्ट्री छैन यहाँ होइन। टी इन्डस्ट्री इज फेलिङ होइन, अरू इन्डस्ट्री इज फेलिङ, अरू इन्डस्ट्री त थिएन पनि होइन। तर यो जुन चाहिँ यो टुरिज्म इन्डस्ट्री छ होइन, यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा मेबी 80% अफ द पपुलेसन चाहिँ टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट छ होइन। ड्राइभरहरूदेखि लिएर, घोडावालादेखि लिएर, भेन्डर्सदेखि लिएर, होटल ब्रोकर्स एन्ड एभ्री एलाइड अब होटल्सदेखि लिएर, रेस्टुरेन्ट्सदेखि लिएर। सो यो पालि दार्जिलिङको लागि यो 2020 चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ होप छैन। इट्स माने 2020 चाहिँ एउटा राइट अफै भयो होइन। सो अब यसमा लोकल गभर्मेन्ट बडिजले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि म आई सी भेरी लिटल, बिकज टुरिज्म इज समथिङ विच इज कनेक्टेड टु द रेस्ट अफ इन्डिया। अब दार्जिलिङमा इच्छा आउँछ नि त, आज पनि दिल्लीमा गरम छ, मद्रासमा 40 कति पुगिरहेछ टेम्परेचर, दार्जिलिङमा आउनु इच्छा छ नि त होइन। यो तुरेर दार्जिलिङमा आउनु इच्छा छ, तर दार्जिलिङमा पुग्नुको लागि होइन यो ट्रेन्स, प्लेन्स, बसेस जुन चाहिँमा अब टुरिस्ट आउनुपर्छ दार्जिलिङमा, त्यो
त्यसमा आजको दिनमा मान्छेको मनमा एउटा डर भएछ हैन। दार्जिलिङ त जानु इच्छा छ, दार्जिलिङ सेफ छ, एउटा पनि कोभिड-19 केस छैन, तर यहाँ पुग्नुको लागि चाहिँ त्यही ट्रेन, त्यही बस, त्यही प्लेनमा आउनु पर्यो, त्यसमा मान्छेहरू पुरा हुन्छ। सो दार्जिलिङको टुरिज्म विल ओन्ली इम्प्रुभ once the national scenario changes, once the national situation changes, when अब मान्छेहरूले प्लेनमा जानु, ट्रेनमा जानु डराउनु बन्द गर्छ, त्यति बेला मात्रै दार्जिलिङको टुरिज्म पनि अगाडि बढ्छ हैन। सो हामी एटलिस्ट दार्जिलिङ क्षेत्रमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँको लोकल जुन चाहिँ सरकार छ, लोकल बडिज छ, अलिकति हामी क्रिएटिभ हुनुपर्छ हैन। क्रिएटिभ हुनुपर्छ कसरी चाहिँ हामीले मान्छे वापस ल्याउनु हैन। सो ट्रेन्स, प्लेन्स, बसेसमा मान्छे आउनु डराउँछ भने मेबी वी विल ह्याभ टु अलिकति के प्रमोट गर्नु पर्यो भने सेल्फ ड्राइभ हैन। सो क्यालकाटादेखि होस् कि भुटानदेखि होस् कि नेपालदेखि होस्, आफ्नो आफ्नो गाडीमा हैन आउनु सक्ने खाले एउटा के प्रमोसन गर्नुपर्छ कि। सो यो तर आजको दिनमा इट इज टु अर्ली हैन। इन्डियाको येस्टरडे वाज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डेथ्स, कोभिड डेथ्स भयो। सो अनलेस अब यो अझै यो फ्ल्याटिङ द कर्भ भन्छ नि, जब चाहिँ हाम्रो अलिकति मुनि आउनु सक्छ त्यति बेला मात्रै टुरिज्मको काम हुन्छ। तर यो म भनेर लेखेर दिन्छु कि 2020 फर टुरिज्म, नट जस्ट इन्डिया, नट जस्ट दार्जिलिङ, तर संसारभरिको लागि चाहिँ यो चाहिँ वेस्ट इयर हो। हजुर ल हजुरले राम्रोसित उत्तर दिनुभयो। हजुर दार्जिलिङदेखि हमसँग जुड्नुभयो र मुनीष तामाङ जी नई दिल्ली से। मुनीष तामाङ जी से हिंदी में बात करने का मैं एक जस्टिफाई कर दूं। देखिए, एक नेशन वाइज भी गोरखाओं की आवाज़ लगातार पहुंचनी चाहिए। जो निर्माता है कानून के और जो जनप्रतिनिधि है उन तक भी हिंदी में हमारी समस्याओं की बात पहुंची। इसलिए मुनीष तामाङ जी से हमने प्रयास किया कि हिंदी भाषा में बात करें। और जेएनएलएफ के दार्जिलिंग ब्रांच कमेटी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड जी चूँकि अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए नेपाली भाषी उनके काफ़ी सारे लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उन तक उनकी बात पहुँचे। नेपाली भाषा और माध्यम उनके लिए रखा गया। और अंत में मैं अपने लिए बोल दूँ, मैं देहरादून का हूँ। हमारे में किसी तरह की प्राइमरी एजुकेशन नेपाली भाषा में न होने के कारण जितना भी बोल लेता हूँ, मुनीष जी जैसे लोग और अजय जी जैसे लोग, इन लोगों से वार्तालाप के बाद ही मैंने अपनी थोड़ी बहुत नेपाली सुधारी है। आप दोनों ने हमसे बात की और काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल, काफ़ी अच्छा इसमें निष्कर्ष भी निकला। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी प्रोडक्टिव वाली बात हुई। आपने हमसे जुड़ के बात की, आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू दाजू।